सौरभ हत्याकांड हाल के दिनों में दिल्ली के सबसे चर्चित मामलों में से एक बन गया है। पुलिस की गहन छानबीन में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मामले की तह तक जाते हुए पुलिस ने मुस्कान और साहिल नामक दो संदिग्धों को संदेह के घेरे में लिया। इन दोनों ने होटल में पति पत्नी बनकर एक कमरा लिया था, जो उनके आपराधिक इरादों का एक संकेत बन गया। जांच के दौरान पुलिस को उस कमरे में से कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे, जिनमें से एक सीमेंट से भरा ड्रम था। इस ड्रम में सौरभ के कपड़े और हत्या के कुछ और साक्ष्य पाए गए, जिनमें खून में सने चाकू और अन्य वस्त्र शामिल थे। ये सब जब्त कर लिया गया है और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मुस्कान और साहिल ने होटल में अद्वितीय सावधानी के साथ प्रवेश किया था, लेकिन कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरों ने उनके चेहरे को कैद किया। यही से उनकी पहचान और खोज की राह आसान हुई। पुलिस का मानना है कि साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी या वित्तीय लेन देन के कारण की होगी। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और सुराग जुटाए जा रहे हैं कि आखिर किस मकसद से यह हत्या की गई। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही अधिक स्पष्ट जानकारी सामने आएगी, जो इस घिनौने अपराध का पर्दाफाश करेगी। जांच के क्रम में पुलिस ने सौरभ के करीबी दोस्तों और सहकर्मियों से भी पूछताछ की है, ताकि कोई और संदिग्ध जानकारी सामने आ सके। इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, जो हर संभव कोण से मामले का विश्लेषण कर रही हैं। अभी के लिए यह मामला रहस्य और तनाव से भरा हुआ है और लोग नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुलिस की मुस्तैदी और तेजाब से उम्मीद की जा रही है कि न्याय जल्द से जल्द सौरभ और उसके परिवार वालों के लिए मिलेगा। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट की तैयारी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो किसी अपराध के मामले में सबूतों को एकत्र करने और विवेचना करने में मदद करती है। यह विधि खासकर हत्या, यौन उत्पीड़न और अन्य गंभीर अपराधों में अत्यंत आवश्यक होती है। जब कोई अपराध होता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। पुलिस जांच के दौरान घटनास्थल का दौरा करती है, सबूत एकत्र करती है और फिर अपराधी या संदिग्ध को पकड़ती है। इस प्रक्रिया में पोस्टमार्टम और अन्य फोरेंसिक तकनीकों का महत्व विशेष रूप से सामने आता है। पोस्टमार्टम का उद्देश्य मृत व्यक्ति के निधन के कारणों का पता लगाना होता है। जब शव का परीक्षण किया जाता है तो शव के अंदर और बाहर दोनों ओर से सबूतों को खोजा जाता है। डॉक्टर शव के अंगों की स्थिति, चोटों और किसी भी प्रकार की विषाक्तता की जांच करते हैं। ये रिपोर्ट इस बात को स्पष्ट करती है कि मृत व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, चाहे वो प्राकृतिक हो, दुर्घटनात्मक हो या हत्या। फोरेंसिक विज्ञान में विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अपराध स्थल से खून, बाल या अन्य जैविक सामग्री का नमूना लेकर उसका डीएनए परीक्षण किया जाता है। हथियार विश्लेषण, यदि किसी हथियार का प्रयोग हुआ है तो उसकी फोरेंसिक जांच की जाती है ताकि पता चले कि वारदात में वह हथियार इस्तेमाल हुआ था या नहीं। फिंगरप्रिंटिंग, अपराध स्थल से उंगलियों के निशान या अन्य विशेष पहचान चिन्ह एकत्र किए जाते हैं। जब पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो पुलिस उन रिपोर्टों के आधार पर अपराध की जांच का समापन करती है और चार्जशीट तैयार करती है। चार्जशीट में सबूत, गवाहों के बयान और पुलिस की जांच के निष्कर्ष शामिल होते हैं। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो न्यायालय में पेश किया जाता है। यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित होता है कि मृतक की मौत गोली लगने से हुई थी और उस स्थिति में पुलिस को हिंसक मुठभेड़ के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो आरोप पत्र में इन सबूतों का उल्लेख किया जाता है। चार्जशीट को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जहां वकील और अभियोजक इस पर बहस करते हैं। अगर रिपोर्ट और सबूत सही हैं, तो न्यायालय आरोपी के खिलाफ मामला चलाएगा। इस प्रकार पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये रिपोर्टें अपराध की प्रकृति, कारण और अदालती प्रक्रिया में स्पष्टता प्रदान करती हैं। ये प्रक्रिया न केवल अपराधियों को सजा दिलाने में सहायक है, बल्कि यह न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को भी बढ़ाती है। सही और सटीक रिपोर्टिंग से कानूनी प्रक्रिया में सुचिता बनी रहती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे विज्ञान और कानून मिलकर न्याय प्रदान करते हैं और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। समाज में खींचतान और किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति से निकलना कभी कभी एक व्यक्ति की जिंदगी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसा ही एक मामला मेरठ में हाल ही में सामने आया, जिसमें एक युवक की हत्या एक जश्न में हुई। ये कहानी सौरभ की है, जिसने अपने मित्र मुस्कान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया था, लेकिन ये जश्न उसके लिए जीवन का अंतिम अध्याय बन गया। घटना का क्रम 28 फरवरी की शाम को सौरभ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिल्ली रोड स्थित होटल क्रोम के टेरेस पर मुस्कान का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया। वहां पर वे सभी मिलकर खुशी में झूम रहे थे,
हंसी मजाक और पार्टी में संगीत का आनंद ले रहे थे। यह एक सामान्य पार्टी की तरह लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, हालात ने दुखद मोड़ ले लिया। सौरभ एक अच्छे और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। वे हमेशा अपने दोस्तों के लिए हर संभव प्रयास करते थे। जन्मदिन का जश्न मनाना उनके लिए न केवल दोस्ती का एक प्यारा इशारा था, बल्कि यह उनके और मुस्कान के बीच की गहरी मित्रता को दर्शाता था। हत्या का ऐलान जश्न के दौरान अचानक एक विवाद उत्पन्न हुआ। यह विवाद एक अन्य समूह के साथ हुआ जो पार्टी के आसपास की जगह पर मौजूद था। शुरू में बात सिर्फ बहस तक सीमित थी, लेकिन विवाद बढ़ते बढ़ते हिंसा में बदल गया। गुस्से में आकर संदिग्धों ने सौरभ पर हमला किया। ये हमला इतना अचानक था कि मौजूदा लोग कुछ समझ नहीं पाए और कुछ मिनटों के भीतर सौरभ को गंभीर चोटें आई। स्थान पर पहुंची पुलिस पार्टी में मौजूद लोग तुरंत सौरभ को स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सा मदद मिलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इस दुखद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए। वे सभी गवाहों के बयान रिकॉर्ड करते रहे और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने का कार्य किया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच शुरू की। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने रक्त के नमूने और अन्य सबूत एकत्र किए, जो इस मामले में महत्वपूर्ण हो सकते थे। उनकी रिपोर्ट इस बात का संकेत दे रही थी कि सौरभ की हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी, न कि कोई आकस्मिक घटना। चार्जशीट और न्यायालय का कदम। दुष्कर्मियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापे मारे और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए गए, जिससे चार्जशीट तैयार की गई। ये चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई, जहां से मामला अब आगे की सुनवाई की ओर बढ़ गया। इस घटना ने न केवल प्रेम और मित्रता की गौरव गाथा को चोट पहुंचाई, बल्कि यह समाज में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सौरभ का मामला इस बात का प्रतीक बन गया कि कैसे एक खुशी का पल कभी कभी अचानक खतरनाक मोड़ ले सकता है। ये घटना समाज में युवाओं के बीच एक चेतावनी के रूप में भी कार्य करती है कि उन्हें सुरक्षा और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सौरभ की हत्या के बाद ये केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में सुरक्षा के मुद्दों पर गहरी सोच का कारण बनती है। इसके प्रभाव और नतीजों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया कि हमें अपने आसपास के माहौल को लेकर सतर्क रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा को सख्ती से रोकने का प्रयास करना चाहिए। सौरभ का नाम और उसकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, जिससे हमें ये सीख मिलेगी कि जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है। शहर के प्रतिष्ठित होटल गैलेक्सी इन में उस रात खुशियों का माहौल था। मुस्कान और सौरभ ने अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाने का फैसला किया था। वे अपनी बेटी को एक यादगार पार्टी देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने होटल के एक शानदार हॉल को बुक किया। इस पार्टी में उनके करीबी रिश्तेदार, दोस्त और मुस्कान के परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। होटल के स्वामी गौरव नारंग ने बताया कि कुल मिलाकर 6 बड़े और 4 बच्चे इस पार्टी में शरीक हुए थे। जैसे ही मेहमान होटल पहुंचे, बच्चों की किलकारियों से माहौल गूंज उठा। बैलून और रंग बिरंगी लाइट से सजा हॉल किसी परिलोक से कम नहीं लग रहा था। पीहू के चेहरे पर खुशी की चमक थी और वह अपने दोस्तों के साथ खेलने में मग्न थी। उधर बड़े लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और पार्टी का आनंद ले रहे थे। मुस्कान और सौरभ ने इस खास मौके को और यादगार बनाने के लिए एक म्यूजिक सिस्टम भी लगवाया था। जैसे ही पार्टी अपने शबाब पर पहुंची, उन्होंने बार काउंटर से वोडका ली और डांस फ्लोर पर कदम रख दिए। जैसे ही डीजे ने तेज म्यूजिक बजाना शुरू किया, माहौल और भी रोमांचक हो गया। मुस्कान और सौरभ ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करना शुरू किया। धीरे धीरे बाकी मेहमान भी फ्लो पर आ गए और पार्टी अपने चरम पर पहुंच गई। सौरभ ने 2 पैग लिए, जबकि मुस्कान ने भी अपने गिलास में थोड़ी वोडका डाली। संगीत की धुन पर सब झूम रहे थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये खुशी का माहौल एक अनहोनी में बदल जाएगा। हादसे की शुरुआत डांस करते करते मुस्कान अचानक लड़खड़ा गई। सौरभ ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। पहले तो सभी को लगा कि वह ज्यादा पीने की वजह से अस्थायी रूप से बेहोश हो गई है, लेकिन जब वह कुछ देर तक होश में नहीं आई, तो माहौल में घबराहट फैल गई। होटल स्टाफ और परिवार की कोशिशें। गौरव नारंग और होटल के स्टाफ ने तुरंत डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की। मुस्कान के परिवार वाले उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सौरभ की आंखों में चिंता झलकने लगी। वह बार बार उसे झकझोर रहा था, मुस्कान, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? अस्पताल की ओर दौड़ होटल से एक कार मंगवाई गई और मुस्कान को अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में सौरभ का दिल तेजी से धड़क रहा था।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही मिनट पहले वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी नाच रहा था और अब उसे अस्पताल ले जाना पड़ रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तुरंत जांच शुरू की। सौरभ और मुस्कान के माता पिता घबराए हुए बाहर खड़े थे। पीहू मासूमियत से पूछ रही थी, मम्मा को क्या हुआ? लेकिन कोई भी उसे जवाब देने की हालत में नहीं था। डॉक्टर की रिपोर्ट और परिवार की हालत करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि मुस्कान को अल्कोहल एलर्जी थी, जिसके कारण उसका शरीर प्रतिक्रिया देने लगा था। समय पर अस्पताल लाने की वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन अगर देर होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। ये सुनकर सौरभ ने राहत की सांस ली। मुस्कान को होश आया और उसने कमजोर आवाज में सौरभ का हाथ पकड़ लिया। सौरभ की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि कभी कभी छोटी छोटी लापरवाहियां कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। सबक और नई शुरुआत। इस घटना के बाद मुस्कान और सौरभ ने तय किया कि वे आगे से कभी भी शराब का सेवन नहीं करेंगे। उन्होंने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने और सेहत का ध्यान रखने का फैसला किया। पीहू का जन्मदिन, जो एक जश्न के रूप में शुरू हुआ था, एक बड़ी सीख देकर खत्म हुआ। ये घटना सभी के लिए एक सबक बन गई कि खुशियां मनाना जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी और सावधानी के साथ। शहर के पॉश इलाके में स्थित एक 5 स्टार होटल की उस रात की रौनक कुछ खास थी। होटल का बैंक्वेट हॉल रंगीन लाइटों से सजा हुआ था। हल्की हल्की संगीत की धुन माहौल में एक अलग ही जादू भर रही थी। सौरभ और मुस्कान की दोस्ती वैसे तो पुरानी थी, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। उनके करीबी दोस्तों ने इस खास पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें चुनिंदा लोग ही आमंत्रित थे। रात करीब 10 बजे तक पार्टी अपने शबाब पर थी। हॉल में हंसी ठिठोली और चीयर्स की आवाजें गूंज रही थीं। लोग अपने अपने मोबाइल से तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे ताकि ये पल हमेशा के लिए यादों में कैद हो जाएं। सौरभ और मुस्कान भी इस खुशनुमा माहौल का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। दोनों ने अपने हाथों में महंगे ब्रांड की शराब के गिलास थाम रखे थे और हर घूंट के साथ उनकी बातचीत और करीबियों में बदल रही थी। होटल स्टाफ के मुताबिक शराब के नशे में डूबे सौरभ और मुस्कान एक दूसरे के गले लग रहे थे, जैसे दुनिया की हर खुशी उनके हिस्से में आ गई हो। लेकिन इस पार्टी में एक कमी थी, साहिल शुक्ला की। साहिल, जो कभी सौरभ और मुस्कान के सबसे करीबी दोस्तों में से एक था, इस पार्टी का हिस्सा नहीं था। किसी ने उसे बुलाया ही नहीं था। ये बात वहां मौजूद कुछ मेहमानों को खटकी। क्या हुआ? साहिल को क्यों नहीं बुलाया? किसी ने धीरे से सवाल किया। कौन बुलाता उसे? किसी और ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता। पिछले कुछ महीनों से सौरभ और साहिल के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। साहिल और सौरभ कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके रिश्ते में दरार आ गई थी। मुस्कान की मौजूदगी भी शायद इस दूरियों की एक वजह थी। कुछ लोगों का मानना था कि साहिल को मुस्कान पसंद थी, लेकिन मुस्कान की नज़दीकियां अब सौरभ के साथ बढ़ चुकी थी। साहिल के अंदर की जलन और गुस्से ने उसे इस ग्रुप से और दूर कर दिया था। पार्टी अपनी चरम सीमा पर थी। कुछ लोग डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे, कुछ लोग अपने अपने ग्रुप में बैठकर गप्पे मार रहे थे। लेकिन होटल के स्टाफ की नज़रें बार बार सौरभ और मुस्कान पर जा टिकी, जो अब बेहद करीब आ चुके थे। नशे में चूर सौरभ ने मुस्कान के कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे मुस्कान खिलखिला उठी। किसी ने इस खास पल को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। क्या साहिल इस पार्टी में नहीं बुलाए जाने से नाराज था? क्या सौरभ और मुस्कान की नज़दीकियां उनके अतीत के रिश्तों में कोई तूफान लाने वाली थी? या फिर यह सिर्फ एक बेफिक्र शाम थी, जिसमें लोग अपनी जिंदगी के तनाव भूलकर खुशी के 2 पल जी रहे थे? रात बढ़ रही थी, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अब भी हवा में तैर रहे थे। शहर के नामी होटल में रात के करीब 9 बजे तक जन्मदिन की पार्टी जोरों पर थी। मुस्कान ने अपने करीबी दोस्तों को बुलाया था, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड सौरभ भी शामिल था। माहौल खुशनुमा था। पार्टी में संगीत बज रहा था, दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे और केक काटने के बाद सभी ने जमकर सेल्फियां भी ली। लेकिन इस सब के बीच मुस्कान थोड़ी अनमनी सी दिख रही थी। सौरभ को यह अजीब लगा, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पार्टी करीब 10 बजे खत्म हुई। धीरे धीरे सारे दोस्त होटल से निकलने लगे। सौरभ ने मुस्कान से पूछा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? लेकिन मुस्कान ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, थोड़ी देर बाद निकलूंगी। सौरभ को थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। दूसरी पार्टी की शुरुआत मुस्कान ने होटल से निकलते ही अपने पुराने दोस्त और एक्स बॉयफ्रेंड साहिल को कॉल किया। साहिल से उसकी दोस्ती कॉलेज के दिनों से थी और दोनों कभी बेहद करीब थे। हालांकि मुस्कान अब सौरभ के साथ थी, लेकिन साहिल से उसकी बातचीत अब भी होती रहती थी। साहिल ने उसे अपने घर बुलाया, जहां उसने एक अलग ही जन्मदिन पार्टी प्लान कर रखी थी। वहां केवल 2 लोग थे, मुस्कान और साहिल।
दोनों ने एक बार फिर केक काटा, कुछ पुराने दिनों को याद किया और साथ में देर रात तक वक्त बिताया। साहिल ने मुस्कान को एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया, जो शायद सौरभ से बेहतर था। मुस्कान हंसते हुए बोली, तुम आज भी मुझे सबसे अच्छे से जानते हो। सौरभ को सच का पता चला। दूसरे दिन सौरभ और उसके दोस्तों की ग्रुप चैट में मुस्कान और साहिल की साथ में ली गई तस्वीरें वायरल हो गईं। किसी ने उन्हें साथ देखा था और तस्वीरें भेज दी थीं। ये देखकर सौरभ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत मुस्कान को फोन किया और पूछा, कल होटल के बाद तुम कहाँ गई थी? मुस्कान पहले टालती रही, लेकिन जब सौरभ ने तस्वीरों का जिक्र किया तो वह झुंझला गई। तो क्या हुआ? साहिल मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलने गई थी। सौरभ का गुस्सा और बढ़ गया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर सब नॉर्मल था तो छिपाने की क्या जरूरत थी? बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में बहस होने लगी। सौरभ को ये धोखा लगा, जबकि मुस्कान इसे सामान्य मुलाकात बता रही थी। रिश्ते पर सवालिया निशान। मुस्कान और सौरभ के बीच अब दरार आ चुकी थी। सौरभ ने बात करना बंद कर दिया, जबकि मुस्कान को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में गलत थी। दूसरी ओर साहिल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। क्या वह अब भी मुस्कान की जिंदगी में अपनी जगह बना सकता था? अब ये देखना था कि क्या सौरभ और मुस्कान के रिश्ते में दरार भर पाएगी, या फिर यह जन्मदिन उनकी कहानी में एक नया मोड़ ले आया था। शनिवार का दिन था और शहर में एक अजीब सी खामोशी थी जो सौरभ के परिवार के घर के आसपास फैली हुई थी। सौरभ के आकस्मिक निधन की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी। सौरभ एक लोकप्रिय और खुशमिजाज व्यक्ति था जो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके जाने की खबर ने सभी के दिलों को गहरे तक प्रभावित किया। उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी और जान पहचान वाले सब सौरभ के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। घर के अंदर सौरभ के माता पिता और भाई बहन सभी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। हर कोई अपने तरीके से सौरभ की यादों में खोया हुआ था। कुछ लोग उनकी हिम्मत बंधाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग बस गहरी खामोशी के साथ वहां मौजूद थे। लोग सौरभ के आत्मीय स्वभाव की बातें कर रहे थे। किसी के साथ उसका आखिरी मिलना, किसी के साथ कोई मजेदार किस्सा और किसी के साथ साझा किया हुआ कोई निजी पल। हर कोई उसकी यादों को ताज़ा कर रहा था। कई रिश्तेदार दूर दराज से आए थे, कुछ दूसरे शहरों से, कुछ गांव से और कुछ तो दूसरे राज्यों से भी पहुंचे थे। घर के भीतर माहौल बेहद भावुक था। परिवार के हिस्से के लोग एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। सौरभ की मां ने कहा, वह हमेशा कहता था कि मेरे दोस्त मेरे परिवार हैं, और यह कहते हुए उन्होंने आंसू पोंछे। बाहर एक पड़ोसी कह रहा था, सौरभ एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता था। आज ये भीड़ बताती है कि उसने कितने दिल जीत लिए थे। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, लोगों का आना जाना लगा रहा। हर कोई एक दूसरे से कह रहा था, सौरभ की याद हमेशा दिल में रहेगी। बैठक में एक बार फिर सौरभ के बचपन की दोस्ती और उसकी शरारतों की चर्चा छिड़ गई थी। जब सांझ ढलने लगी तो धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, लेकिन सौरभ की यादें और उनकी बातें सभी के दिलों में गूंज रही थी। परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट करने आए सभी लोग यह जताकर घर लौटे कि सौरभ की यादें और उनके अच्छे कर्म हमेशा उनके साथ रहेंगे। इस तरह सौरभ के स्वजन से मिलने वालों का तांता लगा रहा और सभी सौरभ के जीवन के उन सुनहरे पलों को याद कर रहे थे जो आज भी सबके दिलों में बसी हैं। एक ठंडी सुबह थी जब भाजपा के प्रमुख नेता कमल दत्त शर्मा और अन्य पार्टी के सदस्य एक स्थानीय घटना से प्रभावित होकर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। ये परिवार हाल ही में एक दुर्घटना का शिकार हुआ था, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई थी। इस संकट की घड़ी में नेताओं का उद्देश्य न केवल सांत्वना प्रदान करना था, बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भी था। कमल दत्त शर्मा, जो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, ने सबसे पहले परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं और हम इस कठिन समय में आपसे हर संभव सहायता करेंगे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जो ये दर्शा रही थी कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार से वादा किया कि वे उनके न्याय की लड़ाई में खड़े रहेंगे। इसके बाद क्षेत्रीय पार्षद अनिल वर्मा ने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा, हम सभी आपके साथ हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम सुनिश्चित करें कि आपको न्याय मिले। हम इस मामले को संबंधित अधिकारियों के सामने रखेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अनिल वर्मा ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि वे अधिकारियों से मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मंडल अध्यक्ष अरविंद अरोड़ा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आपकी समस्या हमारी समस्या है। हम आपके साथ खड़े रहने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपकी आवाज को उठाया जा सके।
हमारे समुदाय के हर सदस्य का जीवन महत्वपूर्ण है और हम न्याय के लिए लड़ेंगे। उनके शब्दों में स्पष्टता और निश्चय था, जो परिवार के जज्बे को और बढ़ाने का काम कर रहे थे। राकेश गौड़, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बातों में उत्साह भरा। उन्होंने कहा, हम आपकी आवाज को समाज के हर कोने तक पहुंचाएंगे। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, हम न्याय दिलाने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय मीडिया के माध्यम से भी इस मामले को उठाया जाएगा, जिससे सभी लोग इस घटना के प्रति जागरूक हो सके। पार्षद अरुण मचल ने अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए कहा, आपका समय बहुत कठिन है, लेकिन हम सब मिलकर आपके परिवार के लिए एक सकारात्मक परिणाम लाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है और हम इसे निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वह पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। अंत में अजय शर्मा ने न केवल न्याय की बात की, बल्कि उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक या कानूनी मदद की आवश्यकता हो तो वे उसे उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हम आपको एक मजबूत समर्थन प्रदान करेंगे ताकि आप इस कठिनाई से बाहर आ सके और आपको न्याय मिल सके। इस तरह सभी नेताओं ने मिलकर पीड़ित परिवार को ये भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ हैं और कोई भी कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। उनका समर्पण और समर्थन पीड़ित परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई। इस मुलाकात ने न केवल परिवार को सांत्वना दी, बल्कि एक संदेश भी दिया कि समाज के हर सदस्य को न्याय का अधिकार है और उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। इस प्रकार भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा, अनिल वर्मा, अरविंद अरोड़ा, राकेश गौड़, अरुण मचल और अजय शर्मा ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया, जिससे परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत मिली। इस मामले में पीड़ित परिवार का आरोप है कि साहिल और मुस्कान का परिवार इस हत्याकांड में शामिल है, लेकिन पुलिस उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें न केवल एक हत्या की वारदात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि न्याय प्रणाली के ऊपर भी संदेह पैदा हो रहा है। एक सामान्य से गांव में, जहां सभी एक दूसरे को जानते हैं, वहां एक परिवार का सदस्य अचानक हत्या का शिकार हो गया। उस परिवार का नाम था शर्मा परिवार। शर्मा परिवार का एक युवा सदस्य रोहित, जिसका सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने, उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस की प्राथमिक जांच में यह बात सामने आती है कि रोहित की हत्या में साहिल और मुस्कान का परिवार शामिल है। मामला बढ़ता है जब रोहित के माता पिता इस बारे में पुलिस से शिकायत करते हैं। उनका आरोप है कि साहिल और मुस्कान के परिवार ने उनकी संपत्ति पर कब्जा करने और व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से रोहित की हत्या करवाई। वे बताते हैं कि जब से रोहित ने साहिल की बहन मुस्कान से रिश्ते में रहने से मना किया, तब से साहिल और उसके परिवार ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। जब यह मामला स्थानीय पुलिस के पास पहुंचता है, तो पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कुछ समय बाद पीड़ित परिवार को यह महसूस होता है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। वे देखते हैं कि साहिल और मुस्कान के परिवार के लोग आसपास हैं और पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार ने जब इस बात का विरोध किया, तो उन्हें धमकियां मिलने लगी। पुलिस भी मामले को हल करने की बजाय आरोपियों के पक्ष में नजर आती है, जिसके कारण पीड़ित परिवार के लोग और भी निराश हो जाते हैं। आसपास के लोग भी इस मामले को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने देखा है कि साहिल और मुस्कान का परिवार रसूखदार है और वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पुलिस को प्रभावित कर रहे हैं। धीरे धीरे यह मामला गांव में चर्चा का विषय बन जाता है और लोग पुलिस के रवैये पर सवाल उठाने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, शर्मिला परिवार अपनी लड़ाई को जारी रखने का निर्णय लेता है। वे न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का विचार करते हैं। उनमें एक उम्मीद है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे उस पर ध्यान आकर्षित कर सकेंगे ताकि आगे किसी और को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं की सक्रियता से सौरभ के परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। जब सौरभ के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पता चला, तो वे तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उनकी चिंताओं को सुना। परिवार को आश्वस्त किया गया कि उन्हें इस मामले में पूरा न्याय दिलवाया जाएगा। स्थानीय विधायक ने थाना प्रभारी से विशेष मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करे और किसी दबाव में न आकर जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल करे। उनके इस प्रयास से पीड़ित परिवार को प्रशासन पर भरोसा कायम हुआ। वहीं व्यापारी नेता शेनकी वर्मा भी टीम के साथ पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को पूरी सहायता का भरोसा दिलाया और कहा कि वह प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ 10 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल हो। उनके इस आश्वासन से परिवार को न्याय मिलने की आशा जगी। इस दौरान
जनप्रतिनिधियों ने ये भी कहा कि न्याय प्रक्रिया में किसी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करता तो वे उच्च अधिकारियों से संपर्क करके इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। सौरभ के भाई और बहन से बातचीत करते समय सभी नेताओं ने उनके साथ एकजुटता दिखाई और यह मानवीय पहलू दर्शाया कि वे इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। इस तरह के आश्वासन और कार्रवाई से पीड़ित परिवार को निश्चित रूप से राहत मिली है और समाज में एक सकारात्मक संदेश भी गया है कि न्याय के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस घटना ने समाज के अन्य लोगों को भी सचेत किया है कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है और सामूहिक प्रयास से ही न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं के इस कदम से समाज में न्याय की दिशा में विश्वास बढ़ा है। सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान के मन में एक अजीब सी शांति थी। वह जानती थी कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। सौरभ ने उसके जीवन को नर्क बना दिया था और अब वह आज़ाद हो चुकी थी। उसने अपने प्रेमी साहिल को फोन किया और सब कुछ बता दिया। साहिल ने उसे समझाया और कहा कि वह उसके साथ है। दोनों ने फैसला किया कि वह शिमला चले जाएंगे, जहां कोई उन्हें नहीं जानता। शिमला पहुंचकर उन्होंने एक छोटे से होटल में कमरा लिया। मुस्कान ने अपने चेहरे पर एक नकाब डाल लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। साहिल ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह इस मुश्किल वक्त में उसके साथ है। दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी करने का फैसला किया। मंदिर का माहौल शांत और पवित्र था। पुजारी ने उनका विवाह संस्कार पूरा किया और दोनों ने एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। शादी के बाद उन्होंने हनीमून मनाने के लिए मनाली जाने का फैसला किया। मनाली की खूबसूरत वादियां और ठंडी हवाएं उनके दिल को सुकून दे रही थी। वे एक रिजॉर्ट में ठहरे जहां से पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत था। दोनों ने साथ में घूमने का आनंद लिया। मुस्कान ने पहली बार महसूस किया कि वह वाकई में खुश है। साहिल ने उसके हाथ थामे रखा और कहा, अब हमारे सामने एक नई जिंदगी है और हम इसे साथ में जिएंगे। मनाली में उन्होंने साथ में बर्फबारी का आनंद लिया और रोमांटिक डिनर किया। मुस्कान ने साहिल से कहा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है और मैं तुम्हारे लिए हमेशा आभारी रहूंगी। साहिल ने उसे गले लगाया और कहा, हम एक दूसरे के लिए बने हैं और हम इस नई शुरुआत को साथ में मनाएंगे। दोनों ने मनाली में अपना हनीमून खूब एंजॉय किया और फिर शिमला वापस लौट आए। उन्होंने एक छोटे से घर में रहना शुरू किया जहां वे एक सामान्य जीवन जीने लगे। मुस्कान ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। साहिल ने उसे हर कदम पर साथ दिया और दोनों ने मिलकर अपने भविष्य को संवारना शुरू किया। सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान और साहिल ने अपने भविष्य की योजना बनानी शुरू कर दी। वे जानते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी शहर छोड़ना होगा और एक नई जगह पर शुरुआत करनी होगी। इसलिए उन्होंने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया था। उन्होंने ऑनलाइन होटल बुक कर लिया था ताकि शिमला और मनाली में उन्हें कोई दिक्कत न हो। उन्होंने एक शांत और सुंदर होटल चुना जहां से पहाड़ों का नजारा दिखता था। शादी और हनीमून के लिए तैयारी भी पहले से ही की गई थी। दोनों ने आबुलेन से कपड़ों की खरीदारी की। मुस्कान ने एक सुंदर लाल लहंगा चुना जो उसकी शादी के लिए बिल्कुल सही था। साहिल ने भी एक स्टाइलिश शेरवानी पहनी। हनीमून के लिए उन्होंने कैजुअल और कंफर्टेबल कपड़े खरीदे ताकि वे मनाली में आराम से घूम सके। शिमला पहुंचकर उन्होंने होटल में चेक इन किया। होटल का माहौल बहुत शांत और रोमांटिक था। दोनों ने एक मंदिर में शादी की जहां पुजारी ने उनका विवाह संस्कार पूरा किया। शादी के बाद वे मनाली के लिए रवाना हो गए। मनाली पहुंचकर उन्होंने अपने हनीमून का आनंद लेना शुरू किया। वे रोजाना बियर और वाइन पीते और मौज मस्ती करते। मनाली की खूबसूरत वादियां और ठंडी हवाएं उनके दिल को सुकून दे रही थीं। उन्होंने साथ में घूमने का आनंद लिया। मुस्कान और साहिल ने सोलंग वैली, हिडिंबा मंदिर और मनाली के अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। वे रोजाना बर्फबारी का आनंद लेते और एक दूसरे के साथ खूब समय बिताते। उन्होंने होटल में रोमांटिक डिनर किया और एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया। 13 दिन बाद सोमवार को उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। मनाली से शिमला वापस आकर उन्होंने अपने होटल में कुछ दिन और बिताए। उन्होंने एक छोटे से घर में रहना शुरू किया जहां वे एक सामान्य जीवन जीने लगे। मुस्कान ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। साहिल ने उससे हर कदम पर साथ दिया और दोनों ने मिलकर अपने भविष्य को संवारना शुरू किया। मनाली से लौटने के बाद मुस्कान और साहिल अपने अपने घर चले गए। उन्होंने अपने रिश्ते को गुप्त रखने का फैसला किया था क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी को उनके बीच के संबंध के बारे में पता चला तो यह उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। दोनों ने अपने घरों में सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया, लेकिन उनके मन में एक बात बार बार चल रही थी, वह ड्रम जिसमें सौरभ का शव था। मंगलवार की सुबह मुस्कान और साहिल ने ड्रम को बाहर फेंकने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे ड्रम को कहीं दूर फेंक देंगे
तो यह उनके लिए एक बड़ी समस्या से छुटकारा दिला देगा। उन्होंने एक मजदूर बुलाने का फैसला किया जो उन्हें ड्रम को उठाने और बाहर फेंकने में मदद कर सके, लेकिन जब मजदूर आया तो उसने ड्रम को देखकर इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह बहुत भारी है और वह अकेले इसे नहीं उठा सकता। मुस्कान और साहिल ने खुद ड्रम को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे भी इसे हिला नहीं सके। ड्रम बहुत भारी था और उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वे इसे उठा सके। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उन्होंने सोचा कि अगर वे ड्रम को यहीं छोड़ देंगे तो यह उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। मुस्कान ने साहिल से कहा, हमें कुछ और तरीका सोचना होगा, हम इस ड्रम को यहाँ नहीं छोड़ सकते। साहिल ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनानी शुरू की। उन्होंने सोचा कि वे ड्रम को किसी वाहन में लादकर कहीं दूर ले जाएंगे और उसे नदी में फेंक देंगे, लेकिन उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, उनके पास कोई वाहन नहीं था। दोनों ने फिर से एक मजदूर बुलाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उन्होंने उसे ड्रम को उठाने के लिए और ज्यादा पैसे देने का वादा किया। मजदूर ने हाँ कह दिया और उसने ड्रम को उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर से असफल रहा। मुस्कान और साहिल ने महसूस किया कि यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और उन्हें इस समस्या से निपटने के लिए कुछ और तरीका सोचना होगा। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे ड्रम को खोलकर उसके अंदर के सामान को अलग अलग कर देंगे। उन्होंने ड्रम को खोला और उसमें से सौरभ का शव निकालकर उसे कई टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने इन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि किसी को इसके बारे में पता न चले। ड्रम को उन्होंने किसी कबाड़ी को बेच दिया ताकि वह उनके लिए कोई समस्या न बने। इस तरह मुस्कान और साहिल ने अपनी समस्या का समाधान निकाला और अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर बना रहा कि कहीं उनका रहस्य किसी को पता न चल जाए। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज